हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईपीसी के चैप्टर 16 का एक और टॉपिक और ये होगा हमारे इस चैप्टर 16 का लास्ट टॉपिक। दोस्तों, आज हम ऐसे दो मेन ऑफेंसेस को पढ़ने वाले हैं आईपीसी के, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जिनको लेकर अक्सर ही लोगों के मन में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि किन किन सिचुएशन में कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगाए जाएंगे और किन किन सिचुएशन में मर्डर के चार्जेस लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये दोनों ही ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और आज की इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि कौन कौन सी वो सिचुएशन है जिन सिचुएशन के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगाए जाते हैं और किन किन सिचुएशंस में मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम होमिसाइड वर्ड से कि आखिर ये होमिसाइड वर्ड कहाँ से लिया गया था, कहाँ से ये ओरिजिनेटेड है। दोस्तों, होमिसाइड जो ये वर्ड है ये लिया गया था लैटिन टर्म से। दो वर्ड हैं लैटिन टर्म में, होमो और कैडर। इन दोनों ही वर्ड को मिला के हमारा शब्द बना है होमिसाइड, जिसमें होमो का मतलब होता है ह्यूमन और कैडर का मतलब होता है किलिंग। यानी कि इन दोनों ही शब्दों को मिला के जब होमिसाइड का मतलब बनता है वो बनता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या फिर कह लीजिए कि किलिंग ऑफ अ मैन, यानी कि मनुष्य की हत्या। तो ये मतलब होता है होमिसाइड का। इसके बाद होमिसाइड को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है लॉफुल होमिसाइड और दूसरा पार्ट है अनलॉफुल होमिसाइड। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि लॉफुल होमिसाइड क्या होता है। तो दोस्तों, लॉफुल होमिसाइड होता है वो सभी होमिसाइड जो कि जस्टिफाइड हैं बाय लॉ। दोस्तों, आईपीसी का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। दोस्तों, इस चैप्टर में चैप्टर 4 के अंदर जितनी भी जनरल एक्सेप्शंस बताई गई हैं 76 से लेके 106 सेक्शन तक, वो सारी की सारी एक्सेप्शन जो है फॉल करेंगी लॉफुल होमिसाइड वाली कैटेगरी में। यानी कि वो सारे होमिसाइड जो होंगे वो होंगे लॉफुल होमिसाइड। इसके बाद आता है अनलॉफुल होमिसाइड। तो अनलॉफुल होमिसाइड वो सभी होमिसाइड होते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं होते हैं बाय लॉ, यानी कि वो सभी होमिसाइड जो कि पीनलाइज्ड हैं अंडर द कोड, यानी कि जिनके लिए सजा का प्रावधान है, वो फॉल करेंगे अनलॉफुल होमिसाइड में। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात हो गई होमिसाइड वर्ड की कि होमिसाइड वर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से लिया गया इस वर्ड को, और होमिसाइड के कितने टाइप्स हो सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे सेक्शन 299 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर के बारे में। अब सबसे पहले अनलॉफुल होमिसाइड में हम बात करते हैं अपनी कल्पेबल होमिसाइड की, सेक्शन 299 में जिसको डिफाइन किया गया है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है इसकी कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, यहाँ तक एक चीज हो गई, और with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, यानी कि अगर bodily injury देने की इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति किसी की डेथ कॉज कर रहा है। दूसरी चीज हो गई with the knowledge that he is likely by such act to cause death, यानी कि उस व्यक्ति को नॉलेज है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर रहा है तो वो जो एक्ट कर रहा है उसे कहा जाएगा ऑफेंस, और उस ऑफेंस को कहा जाएगा कल्पेबल होमिसाइड, जिसको कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 में एज अ कल्पेबल होमिसाइड। अब दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 300 यानी कि मर्डर। अब देखिए मर्डर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सेप्टेड। अभी आगे हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, उन सभी एक्सेप्शंस को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। सभी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होंगी। उन सभी एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होंगे। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर इंटेंशन से किसी की डेथ कॉज की जा रही है, ऊपर भी देखा था हमने ये वाला सेम पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। यहाँ पर भी देखिए बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन है सामने वाले व्यक्ति को डेथ कॉज करने के लिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Fourth point है if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death
or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। अब देखिए इन दोनों ही डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया, कल्पेबल होमिसाइड की भी और मर्डर की भी। दोनों ही डेफिनेशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब देखिए अगर इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं तो डिफरेंस कहां पर है इन दोनों ही ऑफेंसेस के बीच में, जो इन दोनों को ही अलग करता है एक दूसरे से। कुछ ना कुछ डिफरेंस होना तो जरूरी है। तो उन सभी डिफरेंसेस को अच्छे से समझने के लिए अभी आगे हम एक स्लाइड देखेंगे और उसी स्लाइड के थ्रू हम इन डिफरेंसेस को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों ही ऑफेंसेस के बीच में। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर, या फिर कह लीजिए कि इसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और इसेंशियल्स ऑफ मर्डर। तो सबसे पहला जो इसेंशियल है या फिर कह लीजिए कि इंग्रेडिएंट, वो हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो सबसे पहला क्या इंग्रेडिएंट है? द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि इंटेंशन से किसी की डेथ कोज की जा रही है, इंटेंशन है उस व्यक्ति की डेथ कोज करने की। अब पढ़ते हैं मर्डर वाले केस का पहला इसेंशियल। क्या है पहला इसेंशियल? द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहां पर भी इंटेंशन है डेथ कोज करने की, तो पहले जो इसेंशियल है वो तो सेम ही हो गए दोनों के। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि बॉडली इंजरी देने की इंटेंशन है जिससे कि किसी व्यक्ति की डेथ कोज हो सकती है। लाइकली टू कोज डेथ, यानी कि इंटेंशन है किसी व्यक्ति को बॉडली इंजरी देने की जिससे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसके बाद मर्डर का सेकंड पॉइंट है द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। अब देखिए यहां पर भी एकदम सेम चीज कह रहा है कि बॉडली इंजरी देने की इंटेंशन है जिससे कि किसी की डेथ कोज हो सकती है। लेकिन मर्डर वाले केस का देखिए, अब आप सी पॉइंट देखिए जिसमें लिखा है कि द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी विच इज सफिशिएंट, इस लाइन को पढ़िएगा ध्यान से, विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब देखिए सेकंड पॉइंट ना आप कल्पेबल होमिसाइड वाला देखिए जिसमें लिखा है कि द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। इंटेंशन तो है बॉडली इंजरी देने की, लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा है? लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली का मतलब क्या हो गया कि चांसेस हैं कि डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है वो कम है, चांसेस हैं कि डेथ हो भी सकती है उस बॉडली इंजरी की वजह से और नहीं भी हो सकती है। लेकिन मर्डर वाले केस का सी पॉइंट क्या कहता है कि द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। वो बॉडली इंजरी इतनी सफिशिएंट है अपने आप में, उसका नेचर इतना सफिशिएंट है कि उस बॉडली इंजरी की वजह से डेथ कोज होगी ही होगी 100%। यानी कि डेथ कोज होने के जो चांसेस हैं कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में क्या है कि 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन मर्डर वाले केस में क्या है कि बॉडली इंजरी अपने आप में इतनी सफिशिएंट है कि उससे 100% डेथ कोज होगी ही होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। यानी कि क्या लिखा है इस पॉइंट में कि उस व्यक्ति को नॉलेज है कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे किसी सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज हो सकती है। यानी कि जो एक्ट उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है उस व्यक्ति को नॉलेज है कि उसके एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, डेथ कोज हो सकती है। लेकिन चौथा पॉइंट अब आप मर्डर का देखिए, इसमें क्या लिखा है कि द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट वुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ एंड कमिट्स द एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज। अब देखिए दोनों ही ऑफेंसेस में उस व्यक्ति को नॉलेज है कि उसके एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ कोज हो सकती है। लेकिन जब आप कल्पेबल होमिसाइड में देखेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि चांसेस हैं कि डेथ हो भी सकती है उसके एक्ट की वजह से और नहीं भी हो सकती है। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो कंपैरेटिवली कम है मर्डर वाले केस से, क्योंकि मर्डर वाले केस में साफ साफ लिखा है कि द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट वुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। यानी कि मर्डर वाले केस में उस व्यक्ति को नॉलेज है कि जो एक्ट वो कर रहा है, जो एक्ट वो कमिट कर रहा है, उसका एक्ट अपने आप में इतना डेंजरस है कि उसके एक्ट की वजह से सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज होगी ही होगी 100%।
तो दोस्तों आया आप लोगों को समझ में कि क्या मेन डिफरेंस है इन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में। देखिए इनमें मेन डिफरेंस है इंटेंशन और नॉलेज का और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का, यानी कि जो डिग्री ऑफ इंटेंशन है और डिग्री ऑफ नॉलेज है वो कंपैरेटिवली मर्डर के केस से थोड़ा कम होगी कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में, और साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो भी कम होगी मर्डर वाले केस से कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में क्या होगा, डेथ कॉज हो भी सकती है उसके एक्ट की वजह से और नहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस होता है दोनों ही ऑफेंसेस के बीच में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में। कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ इंटेंशन और डिग्री ऑफ नॉलेज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होती है मर्डर वाले केस से, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो कंपैरेटिवली कम होती है मर्डर वाले केस से कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में। कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में क्या है कि उस एक्ट की वजह से जान जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, लेकिन मर्डर वाले केस में क्या है कि 100% जान जाएगी ही जाएगी उस एक्ट की वजह से। तो ये है मेन डिफरेंस इंटेंशन और नॉलेज का दोनों ऑफेंसेस के बीच में। लेकिन दोस्तों कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ये दोनों ऐसे ऑफेंस हैं जिन दोनों ऑफेंसेस को पूरा होने के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाए जाने के लिए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज होना बहुत जरूरी है। दोनों ही ऑफेंसेस का ये एक इसेंशियल है कि बिना डेथ कॉज हुए दोनों में से कोई भी ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर, यानी कि डेथ कॉज होना जरूरी है दोनों में से किसी भी ऑफेंस का चार्ज लगाए जाने के लिए। और साथ ही साथ दोनों ही ऑफेंसेस के लिए मेंस रिया भी जरूरी है। भाई मेंस रिया होगा तभी तो डेथ कॉज हो रही है, तो मेंस रिया और डेथ ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं दोनों ही ऑफेंसेस के लिए। और साथ ही साथ ये जो इसेंशियल्स अभी मैंने आप लोगों को बताए, इन्हीं इसेंशियल्स से हमें पता लगता है इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफी सारे इसेंशियल्स यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच करते हैं दोनों ही ऑफेंसेस के, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड वाले सारे इंग्रेडिएंट जो है वो मर्डर वाले केस में तो होते ही होते हैं, लेकिन मर्डर वाले जो इसेंशियल्स हैं यानी कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में नहीं होते। तो अब देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर लिखा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज अ जीनस एंड मर्डर इट्स स्पेशियस। इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मर्डर्स हैं सारे मर्डर्स जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो होंगे, लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट हैं कल्पेबल होमिसाइड वाले वो मर्डर में तो होते ही होते हैं, लेकिन मर्डर वाले इसेंशियल जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड वाले ऑफेंस में नहीं होते हैं। इसलिए सभी मर्डर जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो होंगे, लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद है वो 5 एक्सेप्शंस मर्डर की, जिनके होने पर मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा किसी ऑफेंस को। और इसमें सबसे पहली एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि प्रोवोकेशन की वजह से प्रोवोक होकर अगर किसी व्यक्ति ने डेथ कॉज की है किसी व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज कर सकता है। लेकिन इस प्रोवोकेशन वाले पॉइंट के भी कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोवोकेशन कभी भी वॉलंटरी नहीं होगा, वॉलंटरी प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुद से प्रोवोक होकर किसी की डेथ कॉज कर देता है तो वो व्यक्ति एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकता है इस चीज को। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि प्रोवोकेशन हमेशा उस व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए जिस व्यक्ति की डेथ कॉज की जा रही है, यानी कि जिस व्यक्ति की डेथ कॉज की जा रही है प्रोवोकेशन हमेशा उस व्यक्ति की तरफ से ही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी कर रहा है और उस समय अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट से प्रवोक होकर उस पब्लिक सर्वेंट की हत्या कर देते हो तो तब भी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर रहा है और उस पुलिस वाले की अरेस्ट करने की वजह से अगर वो व्यक्ति प्रवोक होकर उस पुलिस वाले की डेथ कॉज कर देता है, तब भी वो व्यक्ति इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकता है अपने लिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके प्राइवेट डिफेंस यूज करने की वजह से प्रवोक होकर उस व्यक्ति की हत्या कर देते हो, तब भी आप इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक कर रहे हो और सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा में वापस आपके ऊपर अटैक किया और आप उस समय उस व्यक्ति से प्रवोक होकर उसकी अगर हत्या कर देते हो, तो उस सिचुएशन में भी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए किसी की डेथ कॉज कर देता है बाय यूजिंग एक्सीड पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, यानी कि जो पावर लॉ ने उसे दी हुई है उससे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर वो किसी की डेथ कॉज कर देता है, तो उस सिचुएशन में भी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट है लॉफुल एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पूरा करते हुए, जो कि उसको अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिला है, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए किसी गुड फेथ में उसके द्वारा किए गए किसी एक्ट के द्वारा अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो तब भी उस सिचुएशन में भी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सडन कॉन्फ्लिक्ट। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड इन द हीट ऑफ इमोशन ड्यूरिंग अ सडन कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई सडन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई सडन फाइट है या फिर कोई सडन क्वारल हो गया है, तो उस सिचुएशन में हीट ऑफ पैशन की वजह से अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी इसको एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है इस एक्सेप्शन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये फाइट प्री प्लान्ड नहीं होनी चाहिए, सडन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए वो, तभी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। इसके बाद फिफ्थ एक्सेप्शन क्या कहती है कि डेथ विद कंसेंट। अगर कोई 18+ ईयर का व्यक्ति अगर अपनी खुद की कंसेंट से अगर कोई रिस्क लेता है जिसमें कि जान जाने का कोई खतरा हो, अगर कोई रिस्क लेता है अपनी खुद की कंसेंट से, लेकिन अगर किसी और की वजह से उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी इस एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। तो ये हैं वो सभी पांचों एक्सेप्शंस की अगर कोई व्यक्ति इनमें से फॉल करता है किसी भी एक्सेप्शन में, तो इनको एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है दोनों ही ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स बताई गई हैं, पनिशमेंट्स फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो सबसे पहले सेक्शन 304 ये बताता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड दैट डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए क्या क्या पनिशमेंट बताई गई हैं। तो सबसे पहले पनिशमेंट बताई गई है कल्पेबल होमिसाइड के केस के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन और बोथ, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में जो सबसे ज्यादा सजा हो सकती है वो हो सकती है उम्र कैद की सजा, या फिर 10 सालों तक की सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, सजा भी और फाइन भी। इसके बाद सेक्शन 302 में बताई गई है पनिशमेंट फॉर मर्डर, या फिर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशमेंट सेक्शन 302 में बताई गई है। और सेक्शन 302 में जो पनिशमेंट बताई गई है वो है शैल बी लायबल फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर अ फाइन टू। तो मर्डर के केस में जो पनिशमेंट है वो हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, यानी कि उम्र कैद की सजा, या फिर मर्डर के केस में किसी को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति से फाइन भी लिया जाएगा। ये जो दोनों ही ऑफेंसेस हैं, इन दोनों ही ऑफेंसेस के बीच में जो पनिशमेंट का डिफरेंस है वो है सबसे बड़ा डिफरेंस डेथ पेनल्टी का। मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के केस में डेथ पेनल्टी दी ही नहीं जा सकती है। कल्पेबल होमिसाइड के केस में ज्यादा से ज्यादा जो है किसी को उम्र कैद दी जा सकती है, लेकिन मर्डर वाले केस में क्या है कि उम्र कैद या फिर मर्डर करने वाले व्यक्ति को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। लेकिन डेथ पेनल्टी जो है कोर्ट बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही अवॉर्ड करते हैं किसी को। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, वो यही है कि मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है किसी को मर्डर के चार्जेस लगाने पे, जबकि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। दोस्तों अब लास्ट हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट केस लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है ये आईपीसी का, और इन दोनों ही ऑफेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। आर वर्सेस गोविंदा 18 जुलाई 1876 का ये केस है, और इस केस की जजमेंट आई थी 18 जुलाई 1876 को ही बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई थी। एक्चुअली इस केस में हुआ ये था कि एक 18 वर्षीय व्यक्ति था और उसकी वाइफ जो थी वो थी 15 वर्षीय। अब अचानक से एक दिन उन दोनों के बीच में हो जाता है झगड़ा किसी बात को लेकर, और उस झगड़े के टाइम पे क्या हुआ, वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ की कमर पे मार दिए 3-4 मुक्के। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि चलो मुक्के मारने से उसकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस मुक्के मारने की वजह से क्या हुआ कि वो जो है वो नीचे गिर जाती है जमीन पर, लेकिन तब तक भी वो ठीक थी। लेकिन उसके नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने यानी उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ की चेस्ट पे अपना घुटना रख दिया और उसके फेस पे 3-4 बार हिट कर दिया, और उस वायलेंट तरीके से हिट करने की वजह से उसकी वाइफ की ऑन द स्पॉट हो गई मौत, यानी कि उसकी जो वाइफ थी तभी के तभी उसकी डेथ हो गई। तो फर्स्ट टाइम जब ये केस जाता है सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट ने ये पाया कि उस व्यक्ति ने ये सब कुछ इंटेंशनली किया है, और उस व्यक्ति को मर्डर के लिए गिल्टी मानते हुए उसे सजा सुनाई गई डेथ पेनल्टी की। लेकिन उसके बाद जब अपील डाली गई हाई कोर्ट में, तो शुरू में तो जो 2 जजेस की बेंच थी उनके डिसीजन आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे।
तो इस केस को एक तीसरे जज को ट्रांसफर किया गया, जस्टिस मेलविल को। और जस्टिस मेलविल ने इस केस में ये पाया कि उस व्यक्ति की इंटेंशन जो है वो जान लेने की नहीं थी। भले ही उस व्यक्ति की इंटेंशन जो थी वो बॉडीली इंजरी देने की थी, लेकिन उस व्यक्ति की इंटेंशन जो है वो जान लेने की बिल्कुल भी नहीं थी। और उस बॉडीली इंजरी का नेचर भी इतना डेंजरस नहीं था कि किसी की डेथ कोज हो जाए, अंटिल किसी को ऐसे पार्ट पे हिट किया जाए कि किसी की जान ही चली जाए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी के फेस पे हिट किया जाए तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी की डेथ हो जाए। इसलिए जस्टिस मेलविन ने यह कहा क्योंकि एक्यूज्ड की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को दोषी पाया कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस में। और सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी की, उस सजा को बदल के कर दिया गया 7 सालों की सजा में। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आईपीसी का, और इस केस लॉ की मदद से जो डिफरेंस था इन दोनों ही ऑफेंसेस के बीच में उसको समझा गया था। और दोस्तों ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इन दोनों के बारे में क्लियरली ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इस तरीके से अगर डेथ की जाएगी, डेथ कोज होगी तो उसको कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा, या फिर अगर इस तरीके से डेथ कोज की गई है तो उसको मर्डर में काउंट किया जाएगा। सब कुछ ये वरी करता है केस टू केस ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा रही है। केस की इंटरप्रिटेशन के टाइम पे ही देखा जाता है कि ऑफेंस किस तरीके से कमिट किया गया है, या फिर क्या इंटेंशन थी एक्यूज्ड की, क्या नॉलेज थी एक्यूज्ड को, या फिर किस तरीके से या फिर किस वेपन से अटैक किया गया था सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, और शरीर के किस पार्ट पे हमला किया गया था। ये सब कुछ देखा जाता है केस में डिसाइड करते हुए, और उसी के अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, और अकॉर्डिंगली ही सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को करते हैं खत्म, जो कि थी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों ही ऑफेंसेस को लेकर जो डाउट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है इन दोनों ही ऑफेंसेस को। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सभी के साथ, ताकि सबको ये मौका मिले अपने कानूनों के बारे में जानने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।